फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है परिवर्तन बैच का कहें तो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 है और बहुत ही ज़्यादा खास टॉपिक है टैक्सेशन यानी कराधान। कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जामिनर जो होते हैं या कोई भी एग्जामिनर जो क्वेश्चन आपके पेपर में डिज़ाइन करते हैं, तो अगर कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं तो वो क्वेश्चन क्या होंगे आपको मालूम होने चाहिए। और कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, लिमिटेड नहीं होती कि इतनी ही आएंगी, कभी कभी चीज़ें वेरिएबल होती है और एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर तरीके से रेडी रहिए ताकि एक भी क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस भी आए, इस चैप्टर से भी आता है तो आप उसको कर लो, ऐसा नहीं कि उसको स्किप करना पड़े। तो आज अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, चीज़ें एकदम फैक्ट बताऊंगा जहाँ से एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, तो टैक्सेशन से को हम स्टार्ट करते हैं। और टैक्सेशन का मतलब क्या हुआ, टैक्स क्यों लिया जाता है? तो टैक्स कराधान, जो कह ले कि कराधान क्या है, तो कराधान का मतलब ही होता है सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, आपके गवर्नमेंट द्वारा मनी कलेक्ट करना, धन कलेक्ट करने की एक क्या है प्रोसेस है, कार्य है। तो कह लें धन संग्रह करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कराधान कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट, आपने कभी सोचा है कि आपके बगल में जो रोड गई है उस रोड को किसने बनवाया है, और बनवाया है तो उसको पैसा कहाँ से मिला कि उसने बनवा दिया। और हॉस्पिटल बने होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज बने होंगे, तो वो बने हैं तो कहाँ से बने, आपको इतना तो मालूम होगा कि गवर्नमेंट बनवा रही है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, सोचा है कभी? ऐसा तो है नहीं कि वो जाके किसी का ड्यूटी कर रही है तो उसके पास पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट जो भी हो उनको चाहिए मनी, और वो मनी आपसे ही लेती हैं टैक्स के फॉर्म में, समझे बात? तो इनडायरेक्टली जो लोग एक लिमिटेड क्राइटेरिया के ऊपर अगर इनकम रखते हैं, उनकी संपत्ति होती है, तो उनको कुछ हिस्सा, कुछ धन सरकार को देना होता है टैक्स के फॉर्म में, तो वही टैक्सेशन कहलाता है। वो टैक्स आपकी संपत्ति पे भी लग सकता है, आपके इनकम यानी कि जितनी आप मंथली कमाई कर रहे हो उस पर भी लग सकता है, कोई गिफ्ट खरीद रहे हो वो भी कर सकता है, कोई सामान का प्रोडक्शन कर रहे हो उसका भी हो सकता है, कोई सेल बेच कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। तो हम आते हैं टैक्स, बात समझ में आई कि टैक्स क्या हुआ। अब आते हैं कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं। तो टैक्स सिंपली आपको अभी दो टाइप के मिलेंगे। क्या? एक होता है साधारण टैक्स, चलो इसको अभी लिख लो, टैक्स समझ गए कि एक धन कलेक्ट करने की क्या है प्रोसेस है। इसमें आपको एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो आपको पे करना होता है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में अंतर बहुत है और आपको समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी मैं बताने वाला हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ पूछेंगे, इन्हीं दो पॉइंट से कई क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आपको डायरेक्ट पे करना होता है, जो आपके, जैसे आप कोई गिफ्ट खरीदते हो, अब गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि 500-1000 रुपये का गिफ्ट, एक लिमिटेड रेट के ऊपर का जो चीज़ गिफ्ट दिया जाता है उस पर भी टैक्स लगता है। आप कोई इनकम कर रहे हैं मंथली, किसी जॉब कर रहे हैं कंपनी में, आपकी जॉब अगर लिमिटेड क्राइटेरिया से अधिक आप इनकम कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। ठीक है, आपकी संपत्ति है, आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप इसमें लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। इसके एग्जाम्पल उपहार कर, उपहार मतलब गिफ्ट, ठीक है, तो इस पे लगता है टैक्स। और किस पे लगता है, आपके संपत्ति पे। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि संपत्ति कर जो है वो किस प्रकार का टैक्स है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तो आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और क्या हो सकता है, उपहार कर, संपत्ति कर, या फिर कोई चीज ब्याज है, क्या ब्याज के फॉर्म में ब्याज कर, ये भी लेता है। ठीक है, ब्याज कर, तो इन टाइप को आप याद रखिए। या फिर देता है कि इसमें से डायरेक्ट कर कौन सा है, 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से अगर संपत्ति कर कहीं पे दिख जाए, उपहार कर कहीं पे दिख जाए, तो आप आंसर ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, बात को ध्यान देखना अच्छे से, क्लियर है? हाँ, अच्छा, इसमें एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, उपहार कर जो आपकी आय होती है, यानी कि आय जितना आप कमा रहे हो, आय, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, तो ये हो गया आयकर। मैक्सिमम पूछता है इसी से, आयकर। आय का मतलब आपकी मंथली
इनकम जो होती है तो वित्तीय वर्ष में उसको लेके जाते हैं, वहां से टैक्स रेट फिक्स होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो सकता है, कोई चीज आप सेल कर रहे हो, बिक्री कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, ठीक है, तो बिक्री कर हो गया, बिक्री कर। ठीक है, उत्पादन शुल्क, कोई चीज आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, ठीक है, उत्पादन शुल्क हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, देखो इनडायरेक्ट टैक्स में। ये आपको ही देना पड़ता है। जैसे आपने किसी दुकान से टेलीविजन खरीदने गया तो वो दुकानदार कंपनी को टैक्स पे नहीं करेगा, आप जब वो चीजें खरीदोगे तो आपको अलग से उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी ये आपको मालूम नहीं चलता, लेकिन उस पर दिया रहता है कि इंक्लूडेड टैक्स, इसमें कितना टैक्स पे करना है आपको। ठीक है, सेवा कर हो सकता है, सर्विस टैक्स, किसी चीज का सेवा कर, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। दोनों में अंतर क्या है, इसमें आपसे डायरेक्ट पैसा लेना पड़ता है आपके ऊपर ही, और इसमें इनडायरेक्ट आपको थोड़ा सा लगेगा नहीं, लेकिन होता है। जैसे आप याद करो, किसी भी गाड़ी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो या एक हाईवे से दूसरे हाईवे में जाते हो, तो कहीं ना कहीं पे सीमा शुल्क लिया जाता है। किसी टोल टैक्स को पार करते हो आप, तो वहाँ पे आपसे पैसा लिया जाता है। तो जो बाइक या कोई भी 4 व्हीलर अच्छी गाड़ियाँ क्रॉस करती है तो उनसे शुल्क लिया जाता है, जिसका नाम होता है सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क पूछ देगा कि कैसा टैक्स है, तो आप बोलोगे कि सर ये इनडायरेक्ट टैक्स है, हमें देना पड़ता है। बात समझ में आई? अच्छा, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कराधान में जो पूछता है वो इससे पूछता है क्वेश्चन, आयकर से। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से कई क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बन गए। आयकर का पूरा डिजाइन करना होगा इस चैप्टर में आपको कि कैसे हम आयकर निकालेंगे। किसी व्यक्ति की आय मंथली 50,000 है तो उसको पर ईयर कितना टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि टैक्स जो होता है मंथली नहीं पे होता है, वो ईयरली होता है। तो देखो, जो टैक्स ईयरली पे होता है तो उस ईयर को आप जैसे बोलते हो कि 2021 चल रहा है, या फिर बोलोगे कि एक साल, जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक को आप 1 ईयर बोलते हो। इसी तरह टैक्स या गवर्नमेंट के फॉर्म में बोले तो उसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय वर्ष। ठीक है, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष को इंग्लिश में आप बोल सकते हो फाइनेंशियल ईयर। पॉइंट अच्छे से नोट करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, फाइनेंशियल ईयर पूछ देता है, मतलब आपका टैक्स जो देना है सरकार को वो कितना देना है, या किस डेट से किस डेट के बीच में देना पड़ता है। जैसे पार्लियामेंट में कोई बजट पास होता है कि इतना पैसा रेलवे को जाएगा, इतना एजुकेशन में जाएगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, तो आप इसको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि फाइनेंशियल ईयर किससे किसके बेस में होता है, तो आप लिख देना सिंपली से 1 अप्रैल से कितना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। याद रखना, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो डेट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फाइनेंशियल ईयर। आपका जो पैसा गवर्नमेंट पास करती है इसके लिए करती है, तो आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या होती है। ठीक है, और आप पे जो टैक्स लगेगा, आपके इनकम पे टैक्स जो लगेगा, सबके टैक्स इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, एक लिमिट होती है। जैसे पहले के नियम कुछ और थे, अभी के नियम कुछ और थे। ठीक है, तो इनकम टैक्स पे जो आपको पे करना होगा टैक्स, अगर आपकी आय अगर ईयरली अभी की बात करें तो 5 लाख रुपए से अगर आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। उससे कम कमा रहे हो तो आप फ्री हो, आपको 1 रुपया भी किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आप टैक्स, मतलब जो आपका इनकम डिजाइन हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं सकल आय। ठीक है, सकल आय। सकल आय को इंग्लिश में आप बोल सकते हो क्या, ग्रॉस इनकम। ठीक है, ग्रॉस इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। सकल आय क्या होती है, तो सकल आय या ग्रॉस इनकम वह होती है जो आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में, चाहे जिस भी मीडियम से, जिस भी तरीके से आप पैसा कमाते हो, सभी पैसे को, आपके मनी को ऐड करके जितना मनी होता है वो आपकी एक फाइनेंशियल ईयर की ग्रॉस इनकम होती है। जैसे आपने, हो सकता है किसी जॉब में भी काम कर रहा हो, आपका घर पे भी कोई काम चल रहा, उससे भी पैसा कमा रहे हो, आपकी कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए लेबर वर्क कर रहे हैं, उनसे भी आपको इनकम हो रहा है। तो जितने भी तरीके से इनकम आ सकती हैं आपको, वो सभी मिलाकर आपका हो जाएगा क्या, ग्रॉस इनकम। क्लियर है चीजें? तो
तो ये हो गया ग्रॉस इनकम। इसको अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बताया कि 5 लाख से ऊपर जो अगर आपका इनकम होगा तो उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि जो टैक्स पे होता है तो उसमें कुछ छूट मिलती है, तो वो छूट किसके तहत मिलती है? तो एक धारा होती है, कानून कह लीजिए, तो धारा 80G एक बना है जो टैक्स से रिलेटेड है। कितना? धारा 80G, ठीक है। जैसे धारा आपको कोई होता है ना गवर्नमेंट में, या जब भी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाओगे तो यहाँ पे मिलता है कि धारा 80G के तहत आपको क्या मिलेंगी? कुछ छूट मिलती हैं, ठीक है। आप टैक्स जो पे कर रहे हो आपको कुछ छूट मिल जाएगी। तो अगर आप देखो आपको छूट चाहिए टैक्स में, तो आपको कहीं ना कहीं इसको जानना होगा कि कैसे हम अपने टैक्स में छूट ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक सिंपली बात मैं बता दूं, अगर आपको छूट चाहिए तो आप जितना इनकम कर रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा या तो प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दो, या तो प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दो, या राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा शुल्क में दे दो, निधि में दे दो। तो इसके लिए 4-5 पॉइंट्स होते हैं। अगर आप उसमें अपना कुछ पैसा देते हो तो जितना पैसा देते हो उतना पैसा आपको क्या होगा? टैक्स फ्री हो जाएगा। जैसे मैं बता दूं, अगर आपकी इनकम ईयरली 5,20,000, ठीक है, 5,20,000 है, तो आप 5,20,000 एक साल में कमा रहे हो, क्लियर है। तो आपको तो टैक्स पे करना होगा, और हो सकता है इस टैक्स पे करने के लिए आपको 32 यानी कि 32,000, चलो हम मान लेते हैं कि 32,000 आप ईयरली क्या कर रहे हो? टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि आप अगर ये जो 20,000 ज़्यादा है इसको किसी तरह कम कर ले तो आप टैक्स फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आपका इनकम 5 लाख के नीचे आ गया। तो ये 20 लाख आप या तो प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दे दो। क्या? प्रधानमंत्री राहत कोष में आपने 20,000 फ्री में दे दिया कि ले जाओ पैसा, हमें नहीं जरूरत है। आप अपने भलाई के लिए ही दान भी दिए, आपका वहाँ से भी काम हो गया। आपकी इनकम कितनी होगी? 5 लाख के अंदर हो गई, और आप टैक्स से बच भी गए। तो इनके लिए कुछ पॉइंटें हैं, उनको जान लीजिए कि कहाँ कहाँ पे हम दान देंगे तो आपका पैसा बच जाएगा। तो प्रधानमंत्री राहत कोष में अगर आप दान दे रहे हो, क्या प्रधानमंत्री राहत कोष, इसमें अगर आप पैसा दान कर रहे हो, ठीक है, तो आपका पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा। जितना आप करोगे, आपने 25,000 दिया, 20,000 दिया, 22,000 दिया, चाहे जितना भी, इसकी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे दे सकते हो प्रधानमंत्री राहत कोष में, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा निधि में दे सकते हो, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा निधि, सुरक्षा कह लीजिए, रक्षा निधि, इसमें भी अगर आप पैसा डोनेट करते हो तो आपके इनकम पे टैक्स उतना फ्री हो जाएगा जितना आप इसमें पे करते हो। ऐसा नहीं कि 5 लाख पूरा फ्री हो गया, आपने जितना इनमें दिया है उतना ही पैसा आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। आयुर्विज्ञान संस्थान है, और भी कुछ चीज़ें जो वहाँ से आप अगर पैसा देते हो तो आपका फ्री होता है। ये 2 मेन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पूछ देगा कि किसमें पैसा देने से टैक्स फ्री होता है या दान देने से, तो ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, प्रधानमंत्री राहत कोष मिलेगा, राष्ट्रीय रक्षा निधि मिलेगा। आप अपना आंसर टिक कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि इस चैप्टर का जो कहे मेन है, जो टैक्सेशन बनाया गया है, वो आपके आय कर को निर्धारित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब क्या हुआ, जब से NCERT आई है तब से ये क्लास 10th के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। अब ये आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट में ले गया है, तो क्लास 10th के NCERT बेस पे ये चैप्टर फिनिश कर दिया गया है, वहाँ आपको नहीं पढ़ना है। फिर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो हल्के क्वेश्चन पूछेगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 2 पेज 3 पेज में कैलकुलेशन करने होते हैं वो नहीं पूछेगा। तो 6-7 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए जो आपसे डायरेक्ट पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ जो अगर आएंगे तो आप इजीली से कर ले जाना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपके बुक के ही है जो आपके एग्जाम में आए हुए, मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित निधियों में से किस निधि में दान किए गए धन पर आयकर नहीं देना पड़ता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किस निधि में दान किए गए धन पर आयकर नहीं लगता। तो 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री राहत निधि, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री राहत निधि,
ऑप्शन सी है राज्यपाल राहत निधि और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति राहत निधि। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आप बोलोगे सर प्रधानमंत्री राहत निधि। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन दे देगा संपत्ति कर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पादक शुल्क। तो प्रत्यक्ष कर में अभी हमने आपको बताया था कि जो आपकी संपत्ति कर है वो डायरेक्ट टैक्स में आती है। तो आप क्या करोगे? संपत्ति कर को प्रत्यक्ष कर के साथ ले जाओगे, यानी कि आय हो जाएगा आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछेगा, निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष कर है मतलब इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? 4 ऑप्शन है इसके, उपहार कर, ब्याज कर और आय कर और बिक्री कर। तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो बिक्री कर है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी देखो एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आयकर अधिनियम की धारा 80 का संबंध है। आयकर अधिनियम की धारा 80 का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सकल आय से है, छूट एवं राहत से है दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है विशिष्ट आय से है और चौथा ऑप्शन कह रहा है बचत से है। तो बात समझो, अभी मैंने बताया क्या? छूट एवं राहत से, क्योंकि आपको टैक्स में छूट चाहिए। तो आप बोलोगे सर धारा 80 का जो संबंध है छूट एवं राहत से है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं और इन्हीं को आपको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि क्लास 10 के सिलेबस पे नहीं है। फिर भी कंपटीशन के बेस पे आपको ये चैप्टर में एक्स्ट्रा पढ़ाया हूँ, आपके सिलेबस में भी अब नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे जुड़े हो, आपको विश्वास है कि हाँ सर जितनी टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स की आप पढ़ाएंगे, तो हम बिल्कुल पढ़ाएंगे, एक भी सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। अभी मैं आपको कुछ दिन बाद बताने वाला हूँ सेट समुच्चय, जो कि कंपटीशन के लेवल पे लोग छोड़ के जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाते हैं। तो एक भी सिंगल टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है, इसकी गारंटी है। और परिवर्तन बैच में जो जबरदस्त तैयारी चल रही है, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथमेटिक्स की हो, प्रीवियस ईयर पेपर और टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं और प्रैक्टिस सेट पेपर दिया जाता है। अगर आप उन सब चीज़ों को मिस किए हो और चाहते हो कि आपको सारी चीज़ें मिले, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए 9628004708। इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिए कि सर मुझे परिवर्तन बैच में जुड़ना है, आपको डायरेक्ट तुरंत ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ से सारी चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और जाते जाते लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे हो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके स्टडी से रिलेटेड डेली इस चैनल पे वीडियो मिलते हैं।